Hello students, we are going to start our next chapter Lines and Angles NCERT चैप्टर नंबर 6। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये चैप्टर बेसिकली किससे रिलेटेड है, लाइंस एंड एंगल से। लाइंस क्या होती हैं, बेसिकली आप लोगों ने जो यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 पढ़ा उसके अंदर देखा था कि एक्चुअल में लाइन की कोई डेफिनेशन है नहीं, मीन्स लाइन क्या है, नॉन डिफाइंड। ठीक है, लाइन क्या है, नॉन डिफाइंड है, बट फिर भी एक रफ लैंग्वेज में जो इसकी एक डेफिनेशन देने की कोशिश की गई थी डिफरेंट मैथमेटिशियन के द्वारा। इवन जो यूक्लिड साहब थे उन्होंने जो कोशिश की थी, उन्होंने क्या कहा था कि लाइन क्या है कि एंडलेस लेंथ है या फिर एक ब्रेथलेस लेंथ है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, लाइन को डिनोट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर लाइन को जनरली जो नेमिंग रहेगी या तो हम एल कहेंगे या एम या एन, पी, क्यू, आर, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट नेमिंग्स करेंगे लाइंस की। अब लाइन की बात आती है तो लाइन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी आ जाती हैं, जिनमें से एक रहता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, और एक होता है आपके पास में रे। तो देखो बच्चों, लाइन सेगमेंट और रे क्या चीज होती है। लाइन सेगमेंट जैसे मान लो आपके पास में एक लाइन है, अगर इस लाइन को 2 पॉइंट से कट कर दिया जाए, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है ए एंड दिस इज योर अनदर पॉइंट बी, और हमने इस लाइन को ए और बी पॉइंट पे कट कर दिया एंड से दिस लाइन इज योर एल। तो इस लाइन को ए और बी पॉइंट पे कट करने के बाद जो ये पोर्शन आपको मिला है, बाहर लिख ले रहे हैं अलग से, तो ये वाला जो पोर्शन आपको मिला इसको क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि ये क्या है, पोर्शन ऑफ ए लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, लाइन का ऐसा पोर्शन है जिसके क्या रहते हैं, 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं। जैसे यहाँ एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी है। अब देखो, लाइन को कट करने का एक और भी तरीका है कि हम 2 पॉइंट्स पे कट ना करके खाली एक ही पॉइंट पे इसको कट करें। से दिस इज योर पॉइंट ए। तो अगर इस पॉइंट से हमने कट किया, जैसे आप थ्रेड को देख सकते हैं, तो आपको 2 पोर्शंस मिलेंगे। एक तो ये वाला पोर्शन मिला एंड अनदर इज योर दिस पोर्शन एंड से दिस इज योर पॉइंट ए। ठीक है, तो दोनों में सेम पॉइंट है ये। तो ये ऐसे जो 2 पोर्शन मिले हैं, इस पोर्शन में आपने क्या देखा कि इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी साइड ये क्या है, एंडलेस है। ठीक है, ऐसे ही इस पोर्शन में भी एक तरफ इसका एंड है एंड सेकंड साइड में ये क्या है, एंडलेस है। तो ऐसे पोर्शन को क्या बोला जाता है, रे। यानी कि रे क्या है, पोर्शन ऑफ लाइन which has only one end point, जिसका केवल क्या हो, एक ही एंड पॉइंट हो, उसको क्या बोला जाता है, रे। अब देखो, इस रे को हम लोग बोलेंगे कैसे। ठीक है, जैसे हमने लाइन सेगमेंट बोल दिया कि लाइन के 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, क्योंकि 2 एंड पॉइंट्स हैं। अब इसके पास देखो एक ही एंड पॉइंट है, तो हम इसका एक पॉइंट से तो इसका नाम नहीं दे पाएंगे। जैसे कोई कहते कि रे ए, तो रे ए से कोई मीनिंग नहीं निकला। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि जैसे मान लो आपके पास में कोई रे हो, ठीक है, रे है तो एक तो एंड पॉइंट रहेगा, अब दूसरा एंड पॉइंट है नहीं, तो आप किसी भी पॉइंट पे एक मार्क कर लो और इसको कोई अनदर पॉइंट कह दो। जैसे मैंने मान लो सी बोल दिया, तो अब मैं इसको ये कह सकता हूं कि रे ए सी। तो रे ए सी से आप लोग समझ जाएंगे कि हम इस रे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये था आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है और रे क्या रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर के अंदर, दैट इज अबाउट एंगल। ठीक है, कि ये एंगल क्या होता है। तो एंगल बच्चों कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बनता है एंगल। मान लो आपके पास में 2 रेज हैं,
एक रे ये है, से ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट सी है, और एक अनदर रे है, मान लो ये है, ये पॉइंट मान लो बी है, और ये कोई पॉइंट डी है। ये डिफरेंट रेज हैं और इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो अगर दो रेज हैं और उनके डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो ऐसे दिखेंगी। अगर सपोज इन दोनों के एंड पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, मीन्स इनका जो ओरिजिन है वो एक ही पॉइंट हो जाता है, मीन्स ये एक ही पॉइंट से ऐसे निकलती, ठीक है, जैसे ये निकल रही हैं। और मान लो ये पॉइंट आपका O है, एंड इस रे को डिनोट करने के लिए हम लोग C बोल देते हैं, और इसको डिनोट करने के लिए हम D बोल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखा आपने, ये जो रेज बन रही हैं OC रे एंड OD रेज, इन दोनों का ओरिजिन क्या है, एक ही पॉइंट है, और ये दोनों देखो क्या बना रही है, ये वाला जो रोटेशन बना रही है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन यहां आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है एंगल, ठीक है। यानी कि एंगल कब बनता है, whenever two rays has same origin then this rotation is known as your angle। कुछ मैथमेटिशियन ने तो एंगल को ऐसे डिफाइन किया, और कुछ ने क्या कहा कि सपोज कि आपके पास में एक रे है, ठीक है, जैसे हमने कहा ये रे है एंड दिस इज योर पॉइंट O एंड से दिस इज योर पॉइंट C। अभी मान लो इसकी पोजीशन यही है, फिर उन्होंने क्या किया कि हम इस रे को क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया। रोटेट करते करते इस रे को इस पोजीशन पे लेके आए हम लोग, ठीक है। ये पोजीशन क्या है, इसकी रोटेशन के बाद है, ऐसे हम लोगों ने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो इन्होंने कहा कि इस रोटेशन में जो ये रोटेशन बना इन दोनों रेज के बीच में, इसको क्या बोला जाता है, एंगल बिटवीन दीज टू रेज। ये क्या था, रेज की स्टार्टिंग पोजीशन थी, और ये पोजीशन क्या थी, रेज को रोटेट करने के बाद जो पोजीशन बनी वो पोजीशन, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन थी और ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल रे, ठीक है, और ये क्या है, फाइनल बोल दें, या कुछ मैथमेटिशियन इसको टर्मिनल रे भी बोल देते हैं। और ये क्या है, आपका एंगल है। एंगल को आप डिफरेंट तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, जैसे इस एंगल को आप अल्फा भी बोल सकते हैं, आपका मन करे A भी बोल सकते हैं, B भी बोल सकते हैं, C भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एंगल समझ आया होगा कि एंगल से हमारा क्या मीनिंग है और एंगल कैसे बना। अब देखो ये पॉइंट C है, मान लो यहाँ क्या है, फाइनल जो रे है उसके ऊपर पॉइंट D है। तो इस एंगल को कैसे लिखा जा सकता है, एंगल के लिए जो रिप्रेजेंटेशन रहती है या फिर नोटेशन जो रहती है वो ऐसे डिनोट किया जाता है। ये एंगल का सिंबल है और एंगल DOC, ठीक है, DOC। अब ये हमने यहां से रीड करना स्टार्ट किया DOC, हम लोग यहां से भी रीड कर सकते हैं COD। तो ये DOC किसके इक्वल है, एंगल COD के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से ऐसे रीड करें या इसके अपोजिट डायरेक्शन में रीड करें, बात क्या है, आपका सेम ही है, एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे ही हमने एंगल को डिफाइन कर दिया, एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी डिफाइन कर देते हैं कि जैसे जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी कि O यहाँ क्या है, वर्टेक्स ऑफ एंगल, और एंगल क्या है आपका DOC, इस एंगल का ये क्या है, वर्टेक्स है। और जिन दो रेज से मिलके एक एंगल बनता है उनको क्या बोला जाता है, आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी कि OC यहाँ क्या है, आर्म ऑफ द एंगल, ठीक है। ये क्या है, एक आर्म है, और ये वाले भी क्या है, इसकी आर्म है, बाजुएं हैं, जैसे आप आर्म्स बोला जाता है। यानी कि एक एंगल के अंदर 2 आर्म्स रहती हैं, 2 आर्म्स, और एक क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो ये बेसिकली हमने किसको डिफाइन किया, एंगल को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एंगल के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग एक और वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा लाइंस एंड एंगल के अंदर, वो रहेगा कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स देखो क्या होते हैं, कैसे पॉइंट्स को कोलिनियर बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं,
तो इन दोनों पॉइंट में से आप ऑलवेज क्या कर सकते हैं, एक लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट्स तो क्या रहते हैं, ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, ऑलवेज कोलिनियर। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने डेफिनेशन तो बताई नहीं और ये बोल दिया कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। तो कोलिनियर की डेफिनेशन यही रहती है, 2 or more points are said to be collinear if they lie on same line। दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं अगर वो क्या करते हैं, सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास में पॉइंट्स हैं और आप एक ऐसी लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं जो उन सब पॉइंट में से कॉमनली पास होती है, उसको क्या बोल देंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि मैंने कहा ये 3 पॉइंट चूज किए मैंने, तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल जाएगी जो इन तीनों में से पास कर जाएगी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमने कंसीडर किए 3 पॉइंट्स, दिस इज योर पॉइंट ए सी, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी। एंड आपसे कोई ये पूछे कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो आप क्या करो, अब ये चेक करो कि क्या आप इन तीनों में से कॉमन एक लाइन पास कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो हमने कहा कि जो लाइन ए और बी में से पास करेगी वो डेफिनेटली कभी भी सी में से पास नहीं करेगी, और जो लाइन ए और सी में से पास करेगी that will definitely not pass through B, and the line which passes through B and C will definitely not pass through A। यानी कि इनमें से 2 पॉइंट में से तो आपको एक लाइन मिल जाती है कॉमन, बट ऐसी कोई लाइन नहीं है जो इन तीनों में से पास करती हो। Therefore A, B, C are not collinear points, ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा कि ये कोलिनियर क्यों नहीं है। नेक्स्ट देखो, जो हमने एंगल डिफाइन किया, ठीक है, उसके बारे में कुछ पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो नेम्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास में एक एंगल है अल्फा, अगर इस एंगल का मेजर क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपके पास में कोई एंगल है और उस एंगल का मेजर क्या है, 0 और 90 के बीच में है, ना तो 0 के इक्वल है और ना ही 90 के इक्वल है। तो ऐसे एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है ये, अगर आपके पास में मान लो एक ऐसा एंगल है और ये एंगल कोई ए है, अगर इस एंगल का मेजर क्या है, 90 के इक्वल है, तो इसको बोला जाता है राइट एंगल। कौन सा एंगल बोला जाता है इसको, राइट एंगल, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास में कोई एंगल है कुछ इस टाइप में, ये नेम्स आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। और मान लो इस एंगल का मेजर क्या है, बी है, और B के ऊपर क्या कंडीशन है कि B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि B क्या है, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, तो B को बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 135 डिग्री, आप कहेंगे 135 डिग्री जो है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक कोई एंगल है आपके पास में कुछ इस टाइप में, ठीक है, और मान लो ये पूरा एंगल है इस पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। इसका कोई मैंने नाम रखा ए। अगर ए का जो मेजर है दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट बात आती है
कि अगर कोई एंगल है, ठीक है, मान लो कुछ इस टाइप में एंगल बना हो, ये दोनों क्या है, इसकी आर्म्स है, दिस इज द वर्टेक्स, और ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल कोई टी है, और टी के ऊपर क्या कंडीशन है कि टी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 302 डिग्री, तो ये एंगल कैसा है, दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास में पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंगल्स थे। उसके बाद में जो एक इम्पोर्टेंट टाइप आता है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ये कुछ नेमिंग्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स किसको बोला जाता है। तो एडजेसेंट एंगल देखो, जैसे आपके पास में दो एंगल्स हैं, मान लो ऐसे बनाया मैंने, ये 3 रेज हैं, ठीक है, एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये है, ये मान लो A है, दिस इज योर B, और ये वर्टेक्स है इनका, दिस इज पॉइंट C, दिस इज योर पॉइंट D एंड दिस इज योर पॉइंट E। तो आप लोगों ने देखा कि A और B में क्या देखा जा रहा है कि इन दोनों की जो आर्म OD है वो क्या है, कॉमन है, यानी कि OD इज द कॉमन आर्म, एंड और जो OE और OC है वो कॉमन आर्क के अपोजिट साइड्स में है, ठीक है, और इन दोनों एंगल को बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स। यानी कि ऐसे जो एंगल्स आपको दिखेंगे वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। यानी कि एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन में आप क्या कहेंगे, 2 एंगल्स आर said to be adjacent if they have one common arm and non-common arm lies on opposite sides of a common arm, कि जो कॉमन आर्म है इनकी, इसके अपोजिट साइड में क्या करती हैं, नॉन कॉमन आर्म्स लाई करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होंगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो, ये बनाया मैंने O, दिस इज योर पॉइंट D से, दिस इज योर पॉइंट से E, दिस इज योर F, ये मान लो 30 डिग्री है और ये क्या है, 50 डिग्री है। तो देखो इन दोनों में ये वाली आर्म तो क्या है, कॉमन है, और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोला जाता है, शॉर्टकट में हम लिखेंगे VOA। VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये देखो 2 लाइंस ने इंटरसेक्शन किया, दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट मान लो कि O है, ठीक है, इन दोनों ने, ये लाइन मान लो L है और ये M है। जब इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कट किया, तो आपके पास में 4 एंगल बने। से दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। तो 4 एंगल्स आपको मिलते हैं। तो इनमें जो 1 और 2 हैं ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में पड़े हैं, और 3 और 4 क्या है, ये भी अपोजिट में है। तो इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर vertically opposite angle. Similarly, angle 3 and angle 4 are vertically opposite angle. तो ये था आपका vertically opposite angle। और नेक्स्ट है हमारा linear pair of angles। तो पेयर मीन्स 2, यहां भी 2 एंगल की बात की जाएगी। जब भी एक रे स्टैंड करती है
किसके ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है L और उसके ऊपर क्या है, ये एक रे स्टैंड कर रही है। से दिस इज योर पॉइंट O और ये कोई रे है OC। तो जब भी एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती है तो दो एंगल्स बनते हैं। से दिस एंगल इज योर A एंड दिस एंगल इज योर B। तो ऐसे कंडीशन में जो दो एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप कहेंगे वेन एवर ए रे स्टैंड्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, टू एंगल्स so formed are called linear pair of angles। ठीक है, तो ऐसे जो एंगल्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, यहां से हम एक एग्जाम आता है उसको पढ़ते हैं, एग्जाम 1। तो जैसा कि आप यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर आपने पढ़ा कि एग्जाम क्या होते हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता। तो एग्जाम क्या कहता है कि इफ ए रे स्टैंड्स देन if a ray stands on a line, then the sum of two angles so formed is 180 डिग्री। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो एंगल A और B हैं ये कब बने, जब रे OC लाइन L के ऊपर स्टैंड करती है। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन रहेगी और उसके ऊपर कोई रे स्टैंड करेगी, जैसे ये रे स्टैंड कर रही है यहाँ, ये दो एंगल्स बनाएंगी से A एंड B। तो ये एग्जाम क्या कहता है, इन दोनों का सम क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो कल को कोई आपसे ये पूछ ले कि प्रूव दैट दिस होल्ड्स, तो आप क्या कहेंगे, ये तो एक एग्जाम है और एग्जाम का कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम 6.1 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम 2। एग्जाम 2 क्या कहता है, ये एनसीईआरटी में 6.2 एग्जाम दे रखा है। ये इसका कन्वर्स है। कन्वर्स से क्या मीनिंग रहेगा कि इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, if sum of two adjacent angles is 180 degree, then non-common arms of these angles form a straight line। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका कन्वर्स कैसे है कि रे स्टैंड करेगी लाइन के ऊपर, तो जो दो एंगल बनेंगे वो तो एडजेसेंट एंगल ही बनेंगे। देख लो, चाहे यहाँ ये इनकी कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है। तो ये कन्वर्स क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मान लो ये दो एंगल्स हैं, ये एंगल A है और ये एंगल आपके पास में B है, और दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो ये एग्जाम कहता है अगर A प्लस B क्या रहेगा, 180 डिग्री है। ठीक है, ये मान लो O है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो इन दोनों एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म्स है, तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, OC और OD। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन। मीन्स जो CD है ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। इफ A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन CD इज ए
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों वीडियो को ना आप लास्ट तक देखा करो, क्योंकि हर एक पॉइंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग स्किप कर देते हैं बीच में वीडियो को, और क्या पता उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पहले वाले पॉइंट से और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट देखो, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। तो देखो, जैसे दो लाइंस हैं, मान लो एक लाइन L है आपके पास में और एक अनदर लाइन है M। ठीक है, या तो ये दोनों ऐसे हो सकती हैं कि दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हों, या ऐसा हो सकता है कि एक लाइन L ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे चले जा रही है। ठीक है, यानी कि ये दोनों कहीं भी मीट ना करते हो। तो जब ये दोनों लाइंस ऐसे किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं तो इनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस केस में क्या बोला जाता है, इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जिस केस में ऐसे ये बिल्कुल साथ साथ चलती रहती हैं उस केस में इनको बोला जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और एक और जो नाम इनका रहता है वो क्या होता है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल को ऐसे भी लिखा जाता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, आप कहीं भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इनके बीच की जो यहाँ डिस्टेंस है वो यहाँ क्या रहेगी, ये जो लेंथ है सेम रहेगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में जो ये पॉइंट है O, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये इन दोनों लाइंस का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट एंगल्स के बारे में जो आपको अलग अलग बुक्स के अंदर मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जो एनटीएससी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंस रखता है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स किन को बोला जाता है, हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे कल को आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं ये क्या रहते हैं, पेयर के बारे में बात की जाती है। मान लो आपके पास में टू एंगल्स है, एक एंगल x है और एक y है। ठीक है, अगर इन दोनों का सम क्या आ जाए 90 डिग्री, देन x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 90 आ जाए तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो देखो 30 प्लस 60 इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है। दोनों का सम 90 है, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखो एक और जो चीज इनके बारे में आपको देखने को मिलेगी, जब भी दो का सम 90 है तो ऐसा बोला जाता है कि 30 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 एंड 60 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30। तो यहां से एक रिजल्ट आप हमेशा ध्यान रखना जिसका बार बार यूज होगा किसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, जो वर्ड्स प्रॉब्लम रहेंगी उसके अंदर बार बार यूज रहेगा कि अगर आपके पास में एक एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x इक्वल टू क्या रहेगा, 90 माइनस एक्स। कि अगर आपके पास में एक एंगल x गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, 90 माइनस एक्स। जैसे 30 है
तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, 45 है तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45 इक्वल्स टू 45। तो देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि आप एक ऐसा एंगल बताओ जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 45 डिग्री। तो आप ये भी कह सकते हैं 45 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक ऐसा एंगल बताओ जो खुद का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। मान लो आपके पास में 2 एंगल्स हैं, वन इज यूर ए एंड अनदर इज बी, देन ए एंड बी आर said to be supplementary if a plus b equals to 180 डिग्री। यानी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, तो इन दोनों का सम देखा आप लोगों ने, ये क्या आ गया आपके पास में 180, यानी कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 20 डिग्री एंड 160 डिग्री, इन दोनों का सम भी क्या है, 180 है, तो ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो क्या बोला जाता है ए और बी के लिए। अगर दो एंगल का सम 180 है तो ऐसा बोला जाता है ए इज सप्लीमेंट ऑफ बी एंड बी इज सप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आप कहेंगे इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री देन ए इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी एंड B इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ A। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन में जो यूज होगा, जैसे ही आपको वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इस रिजल्ट का अच्छे से यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी और आप इनको लास्ट तक अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो को थोड़ा देखते हैं उसके बाद स्किप कर जाते हैं। तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखा करो, आपको लास्ट तक जब तक नहीं देखेंगे तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। रिजल्ट क्या कहता है कि इफ अगर आपके पास में कोई एंगल है, मान लो ए है, कोई एंगल क्या है, ए है, तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट बोले या फिर सप्लीमेंट्री बोले ऑफ ए। ठीक है, क्या है, 180 में से क्या माइनस कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे। जैसे कि आपसे ये कहे कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट बताओ, तो सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150। जैसे आपको ये कह दे कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो आप कहेंगे 180 माइनस 60, 120 डिग्री क्या है, 60 का सप्लीमेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपसे ये पूछ ले कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 90, तो ये आ गया 90, यानी कि यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है, तो 90 का सप्लीमेंट आपको क्या मिला, 90। यानी कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो बनता है कि 90 डिग्री इज द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 90 इटसेल्फ, जिसका सप्लीमेंट क्या है, 90 खुद ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 45 डिग्री ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट 45 है, सॉरी जिसका कॉम्प्लीमेंट 45 है, और 90 डिग्री ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट 90 डिग्री है। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे कि ये कह दे
कि इफ 2/3 ऑफ एन एंगल इज इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, देन फाइंड बोथ एंगल्स। तो इसने क्या कहा, सप्लीमेंट कहें या सप्लीमेंट्री कहें, ये कह रहा है 2/3 ऑफ एन एंगल इज इट्स सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बोल देते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। यानी कि आपके पास में एक एंगल है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, उसका 2/3 है, तो दोनों एंगल्स बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, मान लो कि वो एंगल क्या है, x है, ठीक है, वो एंगल क्या है, x है, वो एंगल x है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, इसका 2/3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअल में x का क्या होगा, हमने बताया था कि 90 माइनस x एंगल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस x। अब इसने रिलेशन क्या दिया कि उस एंगल का 2/3 क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि x का 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ x, एंगल का 2/3 किसके इक्वल है, उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो 2/3 ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस x, मीन्स 2/3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। तो यहां से देखो x को शिफ्ट करेंगे तो 2/3x प्लस x इक्वल टू क्या आ गया आपका 90। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, तो 5x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 90। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो 18 5 जा 90, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 54, यानी कि वो एंगल क्या है, 54 डिग्री है। और इसका सप्लीमेंट क्या हो, इसका सॉरी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस x है, मीन्स 90 माइनस 54 डिग्री, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हो कि जो इसका सब कॉम्प्लीमेंट है 36 है, ये किसके इक्वल है, 2/3 ऑफ इट्स मीन्स 54 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बार बार देखने को मिलेंगी।